गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना पॉइंट है लेसन नंबर 17 में देशी बैंकर। देखिए, भारत में बैंकिंग व्यवसाय को चलाने के लिए इन देशी बैंकरों का ही सहयोग लिया जाता है। देशी बैंकर देखिए, यह एक निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह ही कार्य करते हैं, क्योंकि बैंक जमाकर्ताओं की पूंजी को लेता है और कर्जदारों को ऋण प्रदान करता है। वैसे ये भी भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता था। भारत में गैर संस्थागत साख का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं ये देशी बैंक। देशी बैंकर द्वारा देखो संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या क्या थे। जिस तरह से बैंक काम करता था वैसे ही ये देशी बैंकर भी उन्हीं की तरह काम करते थे। जैसे पॉइंट नंबर 1 में प्रमुख कार्य था जनता से जमाई स्वीकार करना। दूसरा है अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियां गिरवी रखकर उन्हें ऋण प्रदान करना। ग्राहक की साख के आधार पर संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी ऋण प्रदान किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोषों को स्थानांतरित करना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाना, छोटे व्यापारियों तक छोटे उद्यमियों के साथ लेन देन भी करना, ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना, ग्राहकों के लिए बैंकरी नहीं अपितु मित्र एवं सलाहकार भी बनना था। ये देशी बैंकर के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। तो देशी बैंकर भी एक बैंकिंग व्यवसाय को चलाने का प्रमुख माध्यम था जो यह पहले चलाया जाता था। अब देखिए, दूसरा दिया गया साहूकार। हम सब जानते हैं साहूकार कहा जाता है जो पहले धन रखता था और लोगों को ब्याज पर ऋण देता था, लेकिन यह ब्याज की दर बहुत ज्यादा रखता था। तो देखिए, साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार की भी स्थिति बैंक की तरह ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है संस्थागत स्रोतों में तो दो ही उदाहरण हैं, बैंक और सहकारी समिति। लेकिन गैर संस्थागत स्रोत यानी इनको सरकार नहीं चलाती है और संस्थागत स्रोतों को सरकार चलाती है। तो गैर संस्थागत स्रोतों के हमने उदाहरण पढ़े थे शेठ, साहूकार, महाजन, नियोक्ता और मित्र, रिश्तेदार, देशी बैंकर आदि। तो ये भी गैर संस्थागत स्रोत में आता है साहूकार। अब देखिए, इसमें उल्लेखनीय भूमिका होती है साहूकार की, जिसमें साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं। यह जनता से जमाई स्वीकार नहीं करते, क्योंकि देशी बैंकर तो गैर संस्थागत स्रोत ही है, किंतु वह लोगों की जमाई स्वीकार करता है, किंतु साहूकार लोगों की जमाई स्वीकार नहीं करता है। यानी अर्थात जो लोग बचत कराना चाहे उस बचत को साहूकार नहीं लेता है, क्योंकि साहूकार के पास स्वयं के पास ही बहुत धन होता है। यह सामान्यतः जनता से जमाई स्वीकार नहीं करते। ये सामान्यतः छोटे व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से ऊंची ब्याज दर ली जाती है। जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाओं तक पहुंच नहीं होती है वे सामान्यतः साहूकार से ऋण प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास बैंकों तक व्यवस्था नहीं होती है और बैंक समर्थक ऋण आधार मांगता है, परिसंपत्तियों के कागज मांगता है, किंतु सेठ साहूकार जो है इस प्रकार की परिसंपत्तियों के कागज नहीं मांगता है। कोई न कोई सोना चांदी ये वस्तुएं गिरवी रखवाता है। तो लोग ज्यादातर साहूकार के पास ही जाते हैं। आमतौर पर साहूकार भी संपत्ति को गिरवी रखकर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं, परंतु ग्राहक की साख के आधार पर किसी संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी उधार दे देते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेन देन के, तो साहूकार उनको बिना कोई वस्तु रखे गिरवी उसके आधार पर भी ऋण दे देता है। ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है, क्योंकि ऊंची ब्याज दर लेते हैं। आजकल वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप देशी बैंकर तथा साहूकारों का महत्व लगातार घट रहा है। साहूकारों तथा देशी बैंकर के अलावा भूस्वामी भी
मित्र रिश्तेदार भी गैर संस्थागत साख के महत्वपूर्ण स्रोत है। इन स्रोतों से भी लोग ऋण लेते हैं। कुछ लोग देसी बैंकर के और साहूकार के अलावा बड़े भूस्वामियों से भी ऋण लेते हैं, मित्र से भी ऋण लेते हैं और रिश्तेदारों से भी ऋण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अब नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं सहायता समूह। अब देखिए ये विस्तार से समझाया गया है, क्योंकि निर्धन लोग एक प्रश्न बनता है इसमें, क्या कारण है बैंक गरीब लोगों को ऋण प्रदान नहीं करता है? तो इसका उत्तर क्या है? बैंक गरीब लोगों को ऋण इसलिए प्रदान नहीं करता है क्योंकि गरीब लोगों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होते हैं। अब समर्थक ऋणाधार क्या होते हैं? समर्थक ऋणाधार होते हैं कि वे परिसंपत्तियां, जैसे मान लो भूमि, दुकान, मकान या कोई अन्य किसी प्रकार की संपत्ति के कागजात, इन पर बैंक ऋण देता है। तो गरीब लोगों के पास ये नहीं होते हैं परिसंपत्तियां, इस कारण से बैंक गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है, जिसके कारण से वे गरीब लोग अपना एक स्वयं का संचालित समिति बनाते हैं और उसके सदस्य मिलकर के 15 से 20 लोग होते हैं। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 लोग मिलकर के अपनी आमदनी को एक जगह इकट्ठे करते हैं, अपनी बचत को। अब वो बचत जिस हिसाब से वे जमा कराते हैं उसी हिसाब से उसको ब्याज दे दिया जाता है, जिसे हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाता है, जिसका हमने विस्तार से बता दिया है कि गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाता है क्योंकि बैंक समर्थक ऋणाधार मांगता है, परिसंपत्तियों के कागजात मांगता है और गरीबों के पास परिसंपत्तियां नहीं होती है, न तो कोई भूमि होती है, न कोई मकान या दुकान या किसी भी प्रकार की संपत्ति के कागजात नहीं होते हैं, तो वे साहूकारों के पास जाते हैं। अब स्वयं सहायता समूह ये सबसे ज्यादा, ये स्वयं सहायता समूह है बांग्लादेश में प्रारंभ सबसे ज्यादा चले थे। बांग्लादेश एक गरीब देश है, इसमें देखो स्वयं सहायता समूह। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भारत में भी ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है स्वयं सहायता समूह। एक स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए या इससे अधिक भी हो सकती है, कि ये सारे सदस्य जो है प्रति व्यक्ति बचत करते हैं और प्रति माह भी जमा करा सकते हैं या अपनी जैसी बचत होती है उसके अनुरूप जमा कराते हैं। कम से कम 25 रुपए और उससे अधिक 100 रुपए या अपनी इच्छा अनुसार अधिक भी जमा करा सकते हैं एक जगह। यह परिवार की बचत करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो इस समूह को बैंक से ऋण भी मिल जाता है, ऋण लेने योग्य हो जाता है यह समूह। अब देखिए योग्य हो जाता है, ऋण समूह के नाम पर ही दिया जाता है और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरी करने के लिए, जैसे मान लो किसी को बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, किसी को घर बनाने के लिए, किसी को सिलाई की मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा या कोई पशु खरीदना चाहता है इत्यादि के लिए ये समूह है। एक अपने समूह में से किसी, जैसे 15 से 20 लोग हैं तो किसी एक व्यक्ति को वे पैसा इकट्ठा कर देते हैं और वो अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है। फिर अगले महीने या कुछ दिनों के बाद में वह ब्याज सहित वापस समूह को जमा करा देता है। अब देखिए इस समूह के कार्य क्या क्या है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं।
समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस निर्णय को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने स्वयं को सहायता समूह में संगठित कर लेती है तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाती हैं और इनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। अब देखिए, इस तरह से स्वयं सहायता समूह के लाभ भी होते हैं कि किस प्रकार इनके लाभ हैं। ऋणाभाव की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से लोगों को एक आम मंच भी मिल जाता है, जिससे सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण की घरेलू हिंसा इत्यादि पर भी आपस में चर्चा कर पाते हैं। तो इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के देखिए कार्य भी हो गए हैं और स्वयं सहायता समूह के लाभ भी हो गए हैं। प्रश्न बनता है 4 अंक का कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार चलते हैं, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके कार्य और लाभ बताइए। ऐसी एक और है चिट फंड कंपनी। अब देखिए, चिट फंड क्या होता है। ये भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और ऋण उधार करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका रही है। कहते हैं कि वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, संचालन और निर्देशन करती है उसे चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड भारत में चलन वाली विशेष बचत एवं ऋण योजना है। कहते हैं कि ये संचालन तथा निर्देशन के रूप में एक कंपनी ही होती है जिसको चिट फंड कंपनी के नाम से जाना जाता है। यह लोगों को विशेष बचत और ऋण योजना के अंतर्गत जानकारी देती है। ये पारस्परिक लाभ एक योजना है। इसके अंतर्गत योजना के सभी सदस्य एक अनुबंध का हिस्सा होते हैं जिसमें अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं। इसमें कुल जमा राशि निविदा निकालकर या नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान कर दी जाती है। निविदा या नीलामी में सभी सदस्य भाग लेते हैं तथा जो सदस्य सबसे ज्यादा बट्टा कटवाकर राशि लेने को तैयार हो जाते हैं उसे पुरस्कृत क्रेता घोषित किया जाता है। यदि कोई भी सदस्य राशि लेने के लिए निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता है तो एक न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से चिट निकाल कर विजेता के नाम कर दी जाती है, जिससे विजेता पूरी तरह से उसी को दे दिया जाता है, विजेता को ही। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार की राशि मिलती है। जो सदस्य योजना में एक बार विजेता हो जाता है वो पूरी तरह से अपनी राशि को काम में ले सकता है और सही समय पर वापस जमा करा देता है। उसे निविदा या नीलामी में पुनः शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात निविदा या नीलामी में योजना के जो गैर पुरस्कार सदस्य ही भाग ले सकते हैं। बट्टे की राशि लाभांश होती है जिसे सभी सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाता है। देखिए, लाभांश की राशि को घटाकर अगली किस्त की राशि में निर्धारित कर दी जाती है। तो इस प्रकार चिट फंड कंपनी योजना के संचालन, प्रबंधन एवं निर्देशन के लिए योजना के सदस्यों से अनुबंध में एवं निर्देशन के लिए योजना के सदस्यों से निर्धारित कमीशन प्राप्त करती है। योजना में विजेता को भी चिट फंड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किस्त जमा करवानी होती है। देखिए, चिट फंड योजनाएं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि असंगठित समूह द्वारा चलाई जाती है। ये चिट फंड कंपनियां भी ऐसी है जो किसी न किसी प्रकार से अपने रिश्तेदार या दोस्त या मित्र इनके द्वारा संचालित होती है। अब देखिए, आपने इनके बारे में पढ़ा है। मूलतः अपने मुद्रा के बारे में विस्तार से वर्णन कि अपने जीवन में मुद्रा को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, मुद्रा हमारे जीवन में क्या क्या काम में आती है,
मुद्रा को और किस प्रकार भूमिका के रूप में हमने देखा, और अन्य देशों में या हमारे पूरे भारत में मुद्रा का प्रचलन कैसे क्या चला, हमारे बैंक कौन सा है जो मुद्रा का संचालित करता है। हमारा बैंक है आरबीआई। आरबीआई के बारे में हमें पता होना चाहिए। आरबीआई हमारा केंद्रीकृत बैंक है, यानी हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी केंद्रीकृत है, हमारी न्यायपालिका भी केंद्रित है, जबकि हमारा शासन है, हमारे भारत का शासन विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य आपको फिर बता रहा हूं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शासन को अलग अलग भागों में बांटना, जैसे मान लो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ऐसे ही हमारे यहाँ बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों का सबसे बड़ा लीडर है आरबीआई। तो हम कह सकते हैं भारत में बैंकिंग व्यवस्था केंद्रीकृत है, जिसका लीडर आरबीआई है। और आरबीआई जितने भी ये बैंक है बाकी आरबीआई के अलावा, ये सारे बैंक आरबीआई के अधीन ही काम करती है, और आरबीआई के अधीन रहकर लोगों को बचत को जमा करते हैं, लोगों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं, और आरबीआई के निर्देशन पर ही ये संचालित होते हैं। बिना आरबीआई की अनुमति के ये किसी भी प्रकार से संचालित नहीं हो सकते, क्योंकि आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संचालित करती है हमारी सरकार। तो हमारी केंद्र सरकार के अधीन यह बैंक संचालित होता है। हमारी मुद्रा को भी आरबीआई छापता है, और सभी बैंकों की निगरानी भी आरबीआई ही करता है। और हमने अब देखा आरबीआई जो है सभी बैंकों का लीडर होता है, तो सभी बैंकों की निगरानी करता है। सभी बैंकों के पास जो बचत होती है वो बचत को भी सारे बैंक आरबीआई में जमा करवाते हैं। इसके अलावा हमने आसपास पढ़ा कि लोगों को जैसे जैसे धन की जरूरत होती है, कोई व्यवसाय खोलना चाहता है, कोई किसी प्रकार का भूखंड खरीदना चाहता है, तो ये लोग अपनी बचत में से भी ऋण ले सकते हैं, और अपनी परिसंपत्तियों को बैंक के पास गिरवी रख कर के भी ऋण ले सकते हैं, या किसी न किसी प्रकार से वे सेठ साहूकार या देसी बैंकर या स्वयं सहायता समूह में या चिट फंड में इन सब से ऋण उपलब्ध करते हैं। अब देखिए, किसी में ऋण लेने पर ब्याज कम देनी पड़ती है, किसी में ऋण लेने पर ब्याज की राशि ज्यादा देनी पड़ती है। तो इस सारांश में हमने जाना कि हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है केवल संस्थागत स्रोतों से ही ऋण लेना चाहिए। संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने से ब्याज की दर कम लगती है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा संचालित होती हैं। तो हमें गैर संस्थागत स्रोतों से कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गैर संस्थागत स्रोतों में लेखा जोखा भी नहीं रखते हैं, ब्याज की दर वो बढ़ा भी सकते हैं, और अपनी लिखी गई बातों में हेराफेरी भी कर लेते हैं। तो हमें अपने जीवन में जब भी किसी प्रकार की धन की आवश्यकता हो, ऋण की आवश्यकता हो, तो हमें या तो स्वयं का सहायता समूह बनाना चाहिए, जिसको कहते हैं 15-20 लोगों की सोसाइटी या कमेटी, या हमें किसी न किसी प्रकार से बैंक से ही ऋण लेना चाहिए। अगर बैंक से ऋण नहीं लेते हैं और हम किसी प्रकार से मित्र से, रिश्तेदार से, दोस्त से, जिसको या बड़े भूस्वामी है या साहूकार है या देशी बैंकर है, अगर हम इनसे ऋण लेंगे तो ऋण लेने पर हमें किसी न किसी प्रकार से पूरा ऋण नहीं चुका पाते, और ऋण नहीं चुका पाने के कारण अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे और कर्ज जाल में फंस जाएंगे। अब कर्ज जाल क्या होता है? जैसे मान लो लिया गया ऋण सही समय पर जमा नहीं कराया जाता है, तो वह ऋण की राशि बढ़ती चली जाती है, और लोग या कोई भी व्यक्ति उस ब्याज को चुका नहीं पाता है, तो वह कर्ज जाल में फंस जाता है, और इसी को कर्ज जाल के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार आपका लेसन ये पूरा हुआ। इसमें जो भी नोट्स हैं या किसी प्रकार से आपसे नहीं बन पाएंगे तो मैं आपके पास नोट्स भेज दूंगा, और नोट्स भेजने के बाद में आपके पास प्रश्न भेजेंगे, उन प्रश्नों को आपको करना है। जिसने नोट्स बना लिए तो वह नोट्स दोबारा न बनाए, और जिसने नहीं बना पाया किसी कारणवश तो मैं उसके लिए नोट्स भेज दूंगा। आप अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाना, फिर जो जो प्रश्न भेजूं उन प्रश्नों को भी समय पर धीरे धीरे करते रहना चाहिए, वरना अब समय बहुत कम है। अब किसी न किसी प्रकार से हमें खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों। आपको अभी से याद करना है, और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।